हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ साइंस क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 पे थोड़ी नज़र डाले तो हम चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों का होमवर्क आ गया है वापस, कुछ बच्चों का नहीं आया है, तो तुरंत वो कंप्लीट करके आप मुझे भेज दीजिए होमवर्क, ताकि हमें पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, कितना काम कर पा रहे हैं। अगर उसमें कोई डाउट है तो आज शाम को हमारा एक मीटिंग रहेगा 5:30 को स्काइप पे। तो स्काइप पे जब हमारा मीटिंग रहेगा तब अपने सारे डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो अगर हम हमारे सराउंडिंग्स में ही देखें एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में तो हमारा किचन ही देख लो। तो किचन में काफी सारे फ्रूट्स रहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंजेस है, कैरेट है, टमाटोस है। तो ये सारी चीजें होती है ना, तो ये इसी सारी चीजों में कहीं ना कहीं एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर हम ऑरेंज को देखें तो ऑरेंज का क्या होता है कि ऑरेंज थोड़ा सा खट्टा लगता है ना। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड्स है। क्या है? एसिड्स है। तो ये एसिड कहाँ से नाम आया? एसिड एक लैटिन ग्रीक नेम में से आया था, जिसका मतलब ही सौर होता है, एसिडियस। एसिडियस का मतलब क्या होता है? सौर। तो उसमें से हमारा ये केमिकल का नाम पड़ गया एसिड। तो बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन एन एसिड. What is the difference between organic and inorganic acid? Physical and chemical properties of acid. How the indicators help to identify acids and the uses of acids. तो सबसे पहले तो अगर हम एसिड्स के बारे में देख लेंगे तो तुरंत हमें बेस के बारे में भी वहीं के वहीं पता चल जाएगा। तो एसिड क्या होता है? तो डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप मेरे साथ ही लिख सकते हो, मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूँ तो अभी कभी आप एसिड की डेफिनेशन लिख सकते हो। इफ एनी कंपाउंड हैज हाइड्रोजन इन इट, if any compound has hydrogen in it and produces hydrogen ion in its aqueous solution. फिर से एक बार, the compound which has hydrogen in it and produces hydrogen ion in its aqueous solution are known as acids. Are known as acids. ये आर्हेनियस ने डेफिनेशन दी थी। ये डेफिनेशन किसने दी थी? आर्हेनियस। तो ये डेफिनेशंस के कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। हाइड्रोजन आयन, उसका एक ही लिमिटेशन आपको जानने की जरूरत है कि ये जो हाइड्रोजन आयन हम बोलते हैं, तो क्या होता है हाइड्रोजन आयन? कि अगर हमने कोई वाटर लिया और उसमें हमने एसिड ऐड कर दिया तो उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? H प्लस आयन। और उस H प्लस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की जो लिमिटेशन है उसके बारे में बात करें तो ये हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, वो अनस्टेबल होते हैं, उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। मतलब हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए, तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होते। अगर ऐसा होता तो तुरंत अगर अगर हम देखें तो H प्लस आयन हमें सॉल्यूशन में मिलने चाहिए, लेकिन हमें कभी H प्लस आयन मिलता नहीं है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये जो H प्लस आयन है, सॉल्यूशन यानी वाटर, पानी के साथ मिलाना, तो ये जो H प्लस आयन है वाटर यानी H2O, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके H3O प्लस बना देता है। क्या बना देता है? यहाँ पे अगर हम देखें तो H3O प्लस बना देता है। ये जो H3O प्लस है उसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं पे हाइड्रोजन आयन लिखा और कहीं पे हाइड्रोनियम आयन लिखा है, तो आपको उसका डिफरेंस पता चलना चाहिए। जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है तभी तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, तो मतलब उसमें कोई दूसरी अलग चीज नहीं बन रही है। हाइड्रोजन में से ही हाइड्रोनियम आयन बनता है। अगर हाइड्रोजन आयन बनेगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो कभी कभार हाइड्रोजन आयन का यूज करते हैं और कभी कभार टेक्स्ट बुक में हाइड्रोनियम आयन का यूज किया हुआ है, तो उसमें आपको कभी भी हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन आयन जब वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स अप होता है तो वो बना देता है हाइड्रोनियम आयन। दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कंबाइन हुए ही थे वाटर मॉलिक्यूल में, तीसरा हाइड्रोजन भी आया, इसका चार्ज +1, यहाँ पे चार्ज 0, तो +1 और 0 तो हो गया टोटल +1 चार्ज। तो ये भी बन गया H3O प्लस, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। चलो, समझ में आ रहा है इतना? तो इसमें हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज HCl। क्या फॉर्मूला है? HCl। तो HCl को जब वाटर के साथ मिला देते हैं, तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? एक्वियस सॉल्यूशन। समझ में आया? तो एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन। दूसरा मीनिंग मेन ओरिजिनली अगर हम देखें तो एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है
जिस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, केटायन, नेन आयन। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन कौन से आयंस होते हैं बताओ जरा। उसका फॉर्मूला HCl, तो एक होगा H प्लस हाइड्रोजन, दूसरा होगा Cl माइनस क्लोरीन, क्लोराइड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो H प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा। H प्लस H2O के साथ कंबाइन होके H3O प्लस आयन होगा, तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा एक, और दूसरा रहेगा Cl माइनस क्लोराइड आयन। तो अभी ये सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन आयंस प्रेजेंट हो गए सॉल्यूशन में, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम देखें तो दूसरी भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि कर्ड है, वो थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए तो उसमें शुगर डाल देते हैं हम, है ना, लस्सी बनाने के टाइम पे। कौन सा एसिड होता है उसमें? लैक्टिक एसिड। तो इसी तरीके की जो नेचुरल चीजों में से जो हमें एसिड मिलते हैं ना, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। बाकी जो लैब प्रिपेयर्ड एसिड्स है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स। जैसे यहाँ पे लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज, लीचीज, इन सब में से जो हमें एसिड्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। बाकी हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड्स, ये हो गए हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? ऑब्वियस है, पहली प्रॉपर्टी तो याद रहनी चाहिए, दे टेस्ट फॉर, वो खट्टे होते हैं, है ना। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस टेस्ट भी हमें पता है, दो तरीके के लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो टर्न हो जाता है रेड। जब रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो उसमें कोई चेंज देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पे एक और चीज हम याद रखेंगे, कोई भी एसिड को अगर आप लिटमस पेपर से टेस्ट करना चाहते हो, लिटमस पेपर ड्राई, तो आपका वो सॉल्यूशन होना चाहिए कि वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। कभी कभार एसिडिक गैसेस भी होती है, जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो गैसियस फॉर्म में भी होता है। तो अगर कोई गैस को आप चेक करना चाहते हो कि एसिडिक है या बेस, तो आपका लिटमस पेपर वेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, अगर कोई ड्राई लिटमस पेपर है तो ड्राई लिटमस पेपर से अगर आप कोई चीज चेक करना चाहते हो तो आपका सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, वो सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप कोई गैस को चेक करना चाहते हो तो आपका लिटमस पेपर वेट होना चाहिए। पहले आप उसको वाटर में डिप कर दो, then you use for the checking of a solution or a gas anything. Another physical properties of the acids are they turn methyl orange red. मिथाइल ऑरेंज को रेड टर्न कर देता है। दे हैव ए कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, कि अगर हम स्किन पे ऐड करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उसका कोरोसिव कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बर्नआउट हो जाता है, रफ हो जाती है स्किन। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो हर एक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। एंड द लास्ट इज दे जनरेट हीट व्हेन दे डाइल्यूटेड। देखो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है, यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज है, वो सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही हम ऐड करते हैं तो वो हो जाता है रेड, है ना। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही हमने वहां पे डिप किया तो हो गया रेड। अगर उसके बाद वाली प्रॉपर्टी देखें तो केरोसिव एक्शन ऑन स्किन, कि अगर हम नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे असर करते, करना नहीं चाहिए, तो उसका क्या होता है, कोरोसिव एक्शन होता है। नाइट्रिक स्किन से देखो क्या हो जाता है, येलोइश हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से थोड़ा सा टेन हो जाता है। तो मतलब यही चीजें होती है। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर उसको कोई सॉल्यूशन में कि डाइल्यूट, है ना, एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो बहुत ही इजीली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ये बल्ब ऑन नहीं होगा। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, बल्ब ग्लो करेगा। तो इट मींस वी कैन से दैट दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? दे जनरेट हीट व्हेन डाइल्यूटेड। पहले तो ये एक वाली एक्टिविटी को हम डिटेल में कर लेते हैं, कि भाई एसिड ऐड कर दिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स ऐड कर दिए, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, दूसरे को बल्ब के साथ, बल्ब के दूसरे टर्मिनल को स्विच के साथ, स्विच के दूसरे टर्मिनल को अगेन अनदर पोल ऑफ ए बैटरी। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो बल्ब ग्लो करेगा जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं। तो इट मींस दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, H3O प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस। समझ में आ रहा है?
अगर यही चीज को अगर हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे जिसमें डाइल्यूट किया है तो क्या होगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म क्यों होगा, क्योंकि ये जो डाइल्यूशन वाला प्रोसेस है ना, कि हम आयोनाइज कर रहे हैं HCl को, जैसे ही वाटर में ऐड किया तो H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, तो मतलब आयंस बने, तो इसे आयोनाइजेशन भी कह सकते हो। तो ये जो आयंस बनने का जो प्रोसेस है ना, जो डाइल्यूशन वाला प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक है, मतलब वो हीट रिलीज करता है। जब एसिड आयोनाइज होता है ना तो हीट रिलीज होती है। तो जनरली इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, वाटर है उसमें आपको एसिड ऐड करना चाहिए, एसिड में कभी वाटर ऐड करना चाहिए नहीं। अगर हम वाटर में एसिड ऐड करते तो उसका जो हीट जनरेशन होगा धीरे धीरे होगा, और अगर ज्यादा फैलेगा नहीं। अगर आप क्या होगे कि भाई एक्सप्लोसिव हो जाएगा, अगर वो हम क्या करते हैं कि भाई एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी और हम बंद भी हो सकते हैं। सो ऑलवेज पोर एसिड इनटू द वाटर एंड नेवर नेवर द रिवर्स, कि अगर हमें हमेशा एसिड को ही वाटर में पोर करना है, कभी वाटर को एसिड में ऐड करना नहीं है। when you pour acid, let it trickle into the container, don't be in hurry to pour it on one go, कि थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब होती है उसके से ओपन हो, वर्टिकल नहीं करो, थोड़ा सा उसको स्लाइड कर दो, देन वाटर उसमें ऐड करो। the action of acid and water generates heat and can causes the acid to splash, एसिड अगर स्प्लैश हुआ हमारी स्किन पे आया तो बर्न आउट कर सकता है। ठीक है, तो उतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देख लेते हैं, है ना। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स, ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, इसकी केमिकल रिएक्शंस भी हम आपको लिखवाएंगे। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड को किस किस से रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, समझ में आ रहा है। और एक हम ऐड करवा सकते हैं एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आई नेवर स्टोर टोमेटो सॉस इन ए कॉपर पॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट गिव्स द सूप ए फनी टेस्ट, कि उसमें उसका क्या हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है। और मेटल होता है तो वो डायरेक्टली जनरली क्या कर लेता है, हाँ, इससे एसिड से रिएक्ट कर लेता है और वो सॉल्ट्स बना लेता है। तो एसिड्स जनरली अगर हम देखें तो एसिड एंड मेटल रिएक्ट्स एंड फॉर्म एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा रिएक्शन आपको दिया हुआ है ना, कि H2SO4 plus Zn gives ZnSO4 plus H2। यहाँ पे ये जिंक मेटल है, H2SO4 एसिड है। जिंक जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो फिर क्या होता है कि फिर जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और लास्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और हाइड्रोजन को बेचारे को निकाल दिया बाहर। Zinc is more reactive, more powerful as compared to the hydrogen, and thus reacts with H2SO4 and forms ZnSO4 plus H2. Zinc displaces hydrogen from its compound and forms ZnSO4 plus H2। तो ये थी हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। इसी के आपको 4 से 5 एग्जांपल्स लिखने, आपको अलग अलग एसिड ले लो, अलग अलग मेटल ले लो, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, और हर बार एक कॉमन चीज क्या रहेगी, डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसके पहले भी आपको बोला है, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो हो सके उतना उसको इंफॉर्मेटिव बनाओ, कि ये कौन से स्टेट में होगा, मेटल होगा तो सॉलिड स्टेट में होगा, क्लियर, एक्वियस सॉल्यूशन बनता है, ये गैसियस बनता है। फिर ये H2SO4, तो इसके नीचे इसका नाम लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक के नीचे Zn के नीचे जिंक लिखना है, ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, उसके नीचे कंपाउंड का नाम, H2 के नीचे डाइहाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से आपको पूरा रिएक्शन लिखना है वर्ड फॉर्म में भी, और ये इसको इक्वेट भी करना है सिंबॉलिकली। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे यही रिएक्शन है, जीएसएबी में लास्ट टाइम यही एक्टिविटी 4 मार्क में पूछी गई थी, तो मतलब इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्लियर। तो 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, पहले से थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया था और उसमें ऐड किए जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स कर रहे तो देखो यहाँ पे, हाँ, गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये गैस इसी ट्यूब से यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो इसी ट्यूब में से जैसे ही बाहर निकलेगा गैस, ये वाटर है, वाटर कौन सा है, सॉफ्ट वाटर है,
तो सॉप वाटर, जैसे ही सॉप वाटर में से डाइहाइड्रोजन गैस होगा तो वो बहुत ही लाइट गैस है डाइहाइड्रोजन, तो मतलब उसके बबल्स बन जाएंगे। तो जैसे ही बबल्स यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमने लाइटनिंग मैच स्टिक रखी है, तो जैसे ही डाइहाइड्रोजन मैच स्टिक के कांटेक्ट में आता है वो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव है, बट स्मॉल क्वांटिटी में होने की वजह से उसमें आवाज आती है। कैसे आवाज आती है? पट पट पट, है ना? तो इसे हम कहते हैं पॉपअप साउंड। दिवाली में पॉपअप आता है ना, तो सेम उसकी आवाज आती है, तो ये पॉपअप साउंड है। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि भाई क्यों हाइड्रोजन जलता है तो पॉपअप साउंड आती है, दूसरे गैस में पॉपअप साउंड नहीं आती है? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही एक्सप्लोसिव गैस है। हाइड्रोजन कैसा है? एक्सप्लोसिव गैस है, और स्मॉल क्वांटिटी में होने की वजह से उसमें एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन स्मॉल आवाज आती है, छोटे से एक्सप्लोजन होता है और छोटी सी आवाज निकलती है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन का टेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा गैस है। क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस क्या होता है? कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस गैस होता है, ना दिखता है, ना स्मेल होती है, कोई चीज उसकी नहीं होती है। तो फिर कैसा पता करेंगे जो गैस जनरेट हुआ था हाइड्रोजन था? तो पॉपअप साउंड से हम कह सकते हैं कि अगर पॉपअप साउंड आ रहा है तो जनरेटेड गैस कौन सा होगा? डाइहाइड्रोजन। नेक्स्ट, मेटल कार्बोनेट एंड एसिड्स। तो मेटल कार्बोनेट में आप Na2CO3 ले सकते हो, MgCO3 ले सकते हो, एसिड में भी कोई HCl है, H2SO4 है, कोई भी ले सकते हो। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो ये बनता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे रिएक्शन को हम सिंपली थोड़े सा अच्छी तरीके से देख लेते हैं। क्या होता है? MgCO3 है, HCl है। हमने देखा था कि भाई यहाँ पे पहले सिर्फ मेटल था और एसिड था, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और एसिड है। मेटल हमेशा किसको डिस्प्लेस करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो Mg ने हाइड्रोजन को लगाया धक्का और Mg हाइड्रोजन की जगह घुस गया, तो बन गया MgCl2। ये क्यों MgCl2 बना? MgCl नहीं बना, MgCl3 नहीं बना, Mg2Cl3 नहीं बना? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि Mg का चार्ज होता है +2, Cl होता है -1। लास्ट ईयर हमने थर्ड चैप्टर में उसका कंपाउंड बनाना सीखा था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे पावर्स को, है ना? तो ये Mg का +2 चार्ज होता है, Cl का माइनस, क्रॉस करेंगे तो 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो कंपाउंड बना MgCl2। ये जिनको नहीं आता है तो वो पहले सबसे पहले सीखना है लास्ट ईयर का चैप्टर 3। ठीक है, तो ये निकल गया। अभी क्या क्या बचा? CO3 बचा, H बचा। तो पहले तो अकेला हाइड्रोजन रिलीज होता था, लेकिन ये वाले कंपाउंड के पास ऑक्सीजन है, तो अभी क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बन गया वाटर। अगर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले जाता है तो 3 ऑक्सीजन में से कितने ऑक्सीजन बचे? 2। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये चीज हमेशा हम याद रखेंगे। कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, कोई भी एसिड से रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनते हैं। किसके हिसाब से? एसिड का नेगेटिव आयन, और यहाँ पे जो भी मेटल होता है वो मिलके बनते हैं सॉल्ट, और बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चीज फिक्स रहेगी। हाइड्रोजन एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। तो ये हुई हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, है ना? उसके बाद अगर हम चेक करें तो हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे सबसे पहले इसका चेक करना है कि भाई ये चीज होती है कि नहीं, तो इसकी भी एक एक्टिविटी है कि भाई हमने मेटल कार्बोनेट एंड क्या ले लिया? एसिड ले लिया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगा। उसे जैसे ही हम लाइम वाटर में से पास करेंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा मिल्की। कैसा टर्न हो जाएगा? मिल्की। लाइम वाटर में से जैसे ही हम पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से वो लाइम वाटर टर्न हो जाता है मिल्की। एक और चीज याद रखेंगे हम, कभी भी कोई वर्ड आता है दैट सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, हमारे 10th में कभी भी अगर कोई वर्ड आता है दैट सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, तो हम एक ही चीज याद रखेंगे, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। whenever the word is used solution turns milky, then it means that carbon dioxide gas is produced। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है उसकी चेक कैसे करेंगे कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। ठीक है, तो चलो ये दो प्रॉपर्टी हम आज के लिए रखते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज के आपको 4 से 5 एग्जांपल्स लिखने हैं, उसके नीचे आपको काम करना है। आज का होमवर्क बहुत ही कम है, तो जो भी नए बच्चे आए हैं वो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, तो आपको आगे के भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, है ना? तो और भी कोई नया वीडियो आया तो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे COH ट्वाइस एंड CO2, तो ये लाइम वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास हुआ मेटल कार्बोनेट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। ये मेटल कार्बोनेट CaCO3, इसका कलर होता है व्हाइट, इट मींस इट टर्न्स द सॉल्यूशन मिल्की। व्हाइट कलर का सॉल्यूशन हुआ तो ये मिल्की सॉल्यूशन बन गया। बस बहुत ही सिंपल था। और जो नए बच्चे के बारे में हम बात कर रहे थे वो क्या था?
कि भाई आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, जो पुराने बच्चे भी सब्सक्राइब करो, तो कभी कभार अगर आपको व्हाट्सएप में लिंक में ध्यान ना हो तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली वीडियोस देख सकते हो। आज को होमवर्क हमने आपको क्या दिया, आपको सबसे पहले 10 एसिड्स के नाम लिखने, 10 एसिड्स, उनका फॉर्मूला और उनके साथ उनका नाम। 10 बेस के नाम लिखने, 10 सॉल्ट के नाम लिखने, 10 एसिड, 10 बेस एंड 10 सॉल्ट, उनका नाम भी लिखना है, केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है। आफ्टर दैट रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, उन दोनों की जो फिगर्स आपको बनाई वो भी करनी है, और उसके 5-5 एग्जांपल्स आपको लिख देने। समझ में आ गया इतना? चलो, थैंक यू।